एक महिला अचानक से लापता हो जाती है और जब लापता होती है तो उसके घर वाले, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं। मामला ये पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस ने इस मामले की जब जांच पड़ताल करनी शुरू करी तो वो महिला एक घर के अंदर जा जरूर रही थी, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलती है। हालांकि पुलिस ने उस घर की हर एक चप्पे चप्पे की तलाशी करी, लेकिन इसके बावजूद भी उस महिला का कहीं अता पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस ने उस महिला के पति से जब सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करी, तब उस महिला का जो पति होता है वो पुलिस को सीधा अपने घर लेकर के जाता है और घर के बाथरूम में लेकर के जाता है और वहां ले जाने के बाद कहता है कि साहब यहाँ आई थी, और यहाँ से सीधा किचन में चली जाती है और वो फिर किचन में लेकर के चला जाता है और किचन में ले जाने के बाद एक बड़ा सा कुकर होता है और कहता है कि इसके रास्ते से वो बाहर चली गई है। पुलिस को जब ये बात बताई जाती है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि जैसे कि इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो चुका है, मानसिक संतुलन इसका बिगड़ चुका है। दरअसल 6 दिनों से लापता अपनी पत्नी को लेकर के ये थोड़ा परेशान हो चुका है। पुलिस फिर इससे बार बार पूछती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। फिर पुलिस को उसने वही बात दोहराई। पहले बाथरूम में लेकर के जाता है, फिर किचन में लेकर के जाता है, फिर कुकर दिखाता है और कहता है कि यहाँ से वो बाहर चली गई। जब पुलिस उसके बात पर थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ती है, थोड़ा परेशान होती है कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है, तभी उसके मुंह से निकलता है कि 72 घंटे तक मैंने अपने पत्नी को इस कुकर में पकाया है। दरअसल पुलिस अब इस कुकर की इस रहस्य को जानने में जुट जाती है। हालांकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं लगता है, लेकिन ये कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इंसान आखिरकार इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश की एक राजधानी है हैदराबाद और वहाँ का एक थाना लगता है मीरगेट और मीरगेट थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी लगती है न्यू वेंटिशन। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम वी वेंकटा माधवी होता है और उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होगी। इस महिला का जो मायका होता है वो ननियाल का होता है और उसके माँ का नाम शुभम माँ होता है। शुभम माँ अपनी बेटी से बात करती है, यानी कि वो माधवी से बात करती है। 16 जनवरी 2025 की सुबह बातचीत होती है और उसके बाद आराम से इत्मीनान से ये लोग बातचीत करते हैं और कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई बेटी परेशान हो, कोई बात हो। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। दोपहर का समय होता है। एक बार माँ ने फिर अपने बेटी को फ़ोन लगाया और इस बार नंबर स्विच ऑफ था। उसे लगता है कि ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज होगी और इसीलिए नंबर बंद हो गया होगा। 2-3 घंटे बीत जाते हैं। माँ ने अपने बेटी को फिर से फ़ोन लगाया तो बातचीत नहीं हो पा रही थी। इसी तरीके से करते करते कई घंटे बीत जाते हैं, बातचीत नहीं होती है। फिर माँ ने यानी कि अपने पति से कहा कि मेरी बेटी से बातचीत नहीं हो रही है। आखिरकार ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, उससे तो हमेशा बातचीत होती है, एक दिन में कई बार बातचीत होती है, क्या करूं। उसके पिता वहां पर कहते हैं कि त्योहार का समय चल रहा है तो त्योहार पर वो कहीं ना कहीं बिजी होगी, तुम भी बार बार फ़ोन करके उसे परेशान मत किया करो, उसके फ़ोन का तुम इंतज़ार करो। यानी कि 16 जनवरी पूरी बीत जाती है। 17 जनवरी जब आती है तो माँ ने फिर से बेटी को फ़ोन लगाया और नंबर फिर से स्विच ऑफ आया। दोपहर हो गई, शाम हो गई। जब उसने अपने दामाद से पूछा तो दामाद ने कहा कि हाँ वो यही होती है, लेकिन अब नाराज़ हो गई है और नाराज़ होकर कहीं चली गई है। हो सकता है गुस्से में उसने अपना नंबर बंद कर दिया हो। अब ये बात जब माँ ने सुनी तो माँ को थोड़ा आश्चर्य होता है। थोड़ी परेशान हो रही थी माँ कि आखिरकार बेटी ऐसा तो कभी करती नहीं है, भले ही पति से नाराज़ हो लेकिन माँ बाप से वो कभी नाराज़ नहीं होती थी। इसलिए अब क्या किया जाए, माँ सोचती है। अब उस महिला ने सुबैना ने अपने पति को लगातार दबाव बनाना शुरू किया कि हमें अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिरकार बेटी कहाँ है और किस हाल में है, ठीक है कि नहीं है। इसीलिए उसके घर हम लोग चलते हैं। उसके पति से वो बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है।
18 जनवरी 2025 को पति और पत्नी अपनी बेटी से मिलने के लिए, उससे पूछने के लिए, उसका हाल जानने के लिए कहा है किस हाल में है ये पता करने की कोशिश करते हैं और वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद पति से बातचीत करते हैं। पति से जब पूछा जाता है तो पति ने कहा कि ये जो पोंगल एक पर्व होता है जिसे अपने यहाँ पर मकर संक्रांति कहते हैं, साउथ में उसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है और वह कई दिन तक इस त्यौहार चलता है। लोग अपनों के बीच में इस त्यौहार को बड़े ही खुशियों के साथ मनाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ये दामाद से पूछा जाता है, दामाद का नाम गुरुमूर्ति होता है, गुरुमूर्ति से जब ये पूछते हैं तो बताता है कि पत्नी जिद कर रही थी इसे कि उसको मायके जाना है। दरअसल बच्चे अपने बुआ के यहाँ है, 2 बच्चे उनके होते हैं और दोनों बुआ के यहाँ पर है और वो अकेला पड़ जाएगा। वो नहीं चाहता था कि पत्नी मायके चली जाए और वो यहाँ पर अकेला रहे, इसलिए उसने उसको रोका और वो नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर कहीं घर से बाहर चली गई है। वापस लौट करके अभी नहीं आई है। मुझे लगा कि शायद शाम तक के वापस लौट करके आ जाएगी, लेकिन शाम हो गई। मैंने हर जगह अपने रोज़ रिश्तेदार, हर जगह आसपास के लोग, हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक मिली नहीं है। आखिरकार करे तो क्या करे। जब माँ बाप ने ये बात सुनी अपनी बेटी के बारे में तो वो भी अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाते हैं। जहाँ जहाँ भी उस महिला के संपर्क होते हैं जिसका नाम माधवी होता है, माधवी के बारे में जहाँ जहाँ लोग को उसका उठना बैठना बातचीत होती थी उन सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन माधवी का कहीं कोई आता पता नहीं चल पाता है। आखिरकार नज़दीकी पुलिस स्टेशन में यानी कि मेन गेट पे एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर माता पिता और अपने दामाद को लेकर के वो पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी 35 साल जिसकी उम्र है वो अचानक से लापता हो गई है। 16 जनवरी 2025 की सुबह से वो गायब है, अभी तक उसका आता पता नहीं है। और 18 जनवरी को जब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शुरुआत में पुलिस ने इतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया, लेकिन उसके पति गुरुमूर्ति से पूछा कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। तब उसने बताया कि लगभग इंडियन आर्मी में उसने 17 साल की सेवा करी है। इंडियन आर्मी के अलग अलग जगहों पर उसने तैनाती पाई है और देश की सेवा करी है। देश की सेवा करने का उसका जो जज्बा होता है वो अच्छा होता है। साल 2020 में नायब सूबेदार के पद से वो रिटायर हो जाता है। उसका मूल जिला जो होता है वो प्रकाशन जिले का होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी नौकरी लग जाती है DIDO में। एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का, इसमें इसका एक सुरक्षा गार्ड में इसकी नौकरी लग जाती है और वहीं पर ये नौकरी करता है। फिर इससे पूछा जाता है तो फिर जो कहानी इसने अपने सास और ससुर को बताई थी वही कहानी इसने पुलिस को भी बता दी कि पोंगल पर्व मनाने के लिए पत्नी जिद कर रही थी कि मुझे मायके जाना है, बच्चे अपने बुआ के घर गए हुए हैं और ऐसी स्थिति में मैं घर पर अकेला पड़ जाता और मैंने अपने पत्नी को जाने से मना कर दी, तो वो गुस्सा हो जाती है और नाराज़ होकर वो बाहर चली जाती है। मायके भी नहीं गई है, ना ही कहीं और गई है, कहाँ गई है मुझे कुछ नहीं पता है। अब 18 जनवरी को ये FIR दर्ज कर ली जाती है। 18, 19, 20, 21, 22 इस तरीके से लगातार एक एक दिन बीत रहे थे और उस महिला को हर जगह तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। 22 जनवरी 2025 को जब गुरुमूर्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी, तो जब उसने पहले दिन बताया था तो कुछ और, दूसरे दिन बताया तो कुछ और, तीसरे दिन कुछ और बता दिया। दरअसल वो DRDO डिपार्टमेंट में होता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों की जांच पड़ताल होती है और इसलिए पुलिस उससे उतनी सख्ती से बातचीत नहीं कर पा रही थी जितना शुरुआत में उसको करना चाहिए था। वैसे वो इंडियन आर्मी में होता है, नायब सूबेदार की पोस्ट से वो रिटायर हो चुका था, इसीलिए पुलिस उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी। लेकिन जब अलग अलग बयान बदलना शुरू किया उसने, कुछ अधिकारियों तक एक बात पहुँचती है, तब पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है और जब सख्ती से पेश आती है तो फिर वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। जब उससे बातचीत की जाती है तो वो सीधा पत्नी के मामले में पुलिस को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। दरअसल पुलिस ने इसके घर के आसपास जो CCTV कैमरे लगे हुए थे उन CCTV कैमरे को खंगालने की कोशिश करी, तो महिला घर के अंदर जाती जरूर है लेकिन घर से बाहर नहीं निकलती है। अब जब बाहर नहीं निकलती तो पुलिस ने घर के हर एक हिस्से को देखा, लेकिन उस महिला का
कहीं भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब इस पति से पूछा तो पति सबसे पहले उसे बाथरूम में लेकर के जाता है पुलिस को, और फिर कहता है कि साहब यहाँ आई थी, और यहाँ से सीधा वो किचन में जाती है और किचन में एक बड़ा सा कुकर रखा हुआ था। कुकर को दिखाता है और कहता है कि इस कुकर के रास्ते से वो बाहर चली गई है। पुलिस को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये बातें कैसे कर रहा है। लेकिन पुलिस ने फिर सख्ती से पूछा, फिर उसने कहा कि जो मैंने बताया है वही सही है। वह इस तरीके से नाराज़ हुई थी और नाराज़ होने के बाद बाथरूम जाती है और बाथरूम से सीधा किचन में जाती है और किचन से बाहर चली जाती है। बाहर कहाँ चली जाती है, कैसे चली जाती है, जब वो कहानी बताता है पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने कहानी सुनाई थी। दरअसल पुलिस के सामने वो कहानी यह सुनाता है कि 16 जनवरी 2025 की सुबह की ये बात है। महिला जिद पर अड़ जाती है कि उसे अपने मायके जाना है और इसी बात को देखते हुए दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। और कहासुनी कुछ इतनी होती है कि वो अपने पत्नी को धक्का दे देता है, और जैसे ही पत्नी को धक्का देता है तो पत्नी का सर दीवार में जाकर के लग जाता है और पत्नी ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही पत्नी ज़मीन पर गिर जाती है तो उसे लगता है कि जैसे कि ये बहाने कर रही है, वो वहाँ से अलग हट जाता है। कुछ देर के बाद वो वापस लौट करके आता है तो देखता है पत्नी वही बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। उसके 1-2 घंटे के बाद वो फिर वापस आता है, तब भी पत्नी वैसे ही स्थिति में वहीं पर पड़ी हुई थी जैसे पहले पड़ी हुई थी। उसने जब उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश करी और उसने सांसें देखने की कोशिश करी तो पत्नी मर चुकी थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार अब करूँ तो क्या करूँ। ये बात अगर घर से बाहर जाएगी तो सब के सब ये कहेंगे कि तुमने ही अपनी पत्नी को मारा है। लेकिन ये शुरुआत में एक एक्सीडेंट लग रहा था, अचानक से हुआ एक हादसा लग रहा था। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से पत्नी को बाहर कर लेकर के जाएगा तो कैसे लेकर के जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके मन में सैकड़ों सवाल आते हैं। वैसे भी वो अपने पत्नी से पिछले 5 साल से तंग आ चुका था। किसी न किसी बात को लेकर के झगड़े हो रहे थे और उससे वो पूरी तरीके से छुटकारा ही पाना चाहता था। लेकिन ये जो भी होता है एक ऐसा हादसा हो जाता है और इस बात पर वो खुश भी होता है। साल 2012 में इनकी शादी ज़रूर हुई थी, इनके 2 बच्चे हुए थे। लेकिन जब इनकी ज़िंदगी ठीक से नहीं चल रही थी, आए दिन झगड़े हो रहे थे किसी न किसी बात को लेकर के, तब वो खुश भी हो रहा था और वक्त आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उसके दिमाग में कुछ खुरापाती सोचती है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, और ठिकाने लगाएंगे तो किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब उसने अपने पत्नी को सीधा उस जगह से उठा लिया और बाथरूम में लेकर के जाता है, और बाथरूम में ले जाने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उन टुकड़े को करने के बाद अपने घर के अंदर रखे हुए बर्तनों में वो उसको रख देता है। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाए, तभी वो एक यहाँ से इन टुकड़ों को लेकर के जाएगा तब भी पता चल जाएगा। उसने कुछ इस तरीके से प्लान बनाया कि अपनी पत्नी के उन टुकड़ों को वो कुकर में लगातार उबाल रहा था, और इस तरीके का प्रोसेस उसने लगभग 72 घंटे तक किया। उसकी जो पत्नी होती है उसके जो शरीर की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और मूसल से कूटा, और कूटने के बाद मिक्सी मशीन में कूटता है। और यहाँ से जब इस पूरे मटेरियल को जब वो ये इकट्ठा करता है, जो 72 घंटे के अंतराल में उसने जो उबाला हुआ था अपने पत्नी के इन हिस्सों को, जहाँ जहाँ भी रहता है वहाँ के खुशी फासले पर एक झील होती है जहाँ वो रहता है उसके कुछ दूरी पर, वो झील में लागुड़ा इलाके में एक झील होती है। उस झील की जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है और उस झील के वो बहुत गहराई के अंदर तक जाता है। और अंदर जाने के बाद अपनी उस पत्नी के जो छोटे छोटे टुकड़े किए हुए होते हैं, जो मिक्सी मशीन में पीसे हुए थे, जो मूसल से कूटे हुए थे, उन कुकर में उबाले हुए थे, उस 72 घंटे के प्रोसेस के बाद उसको ले जा करके वो वहाँ फेंक देता है, यानी कि झील में फेंक देता है। झील के अंदर फेंकने के बाद वापस आता है और ये सब करने में उसे लगभग काफ़ी समय बीत जाता है। और जब ये इसकी सास और ससुर इसके घर में एंट्री करते हैं तब तक वो अपने घर के हर एक हिस्से की, हर एक उस कोने की सफाई कर चुका था, क्योंकि ये बताया जाता है कि YouTube से उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी चीज़ें सीखी
जहां कत्ल करने के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाता है। इस तरीके का प्रोसेस करने के बाद अपने घर की साफ सफाई, ताकि फोरेंसिक टीम या फिर डॉग स्क्वाड वगैरह इस चीज को पकड़ नहीं पाए। जब पूरा एकदम क्लीन कर देता है, पुलिस ने जब ये कहानी सुनी, फोरेंसिक टीम को मौके पर तुरंत बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को तुरंत मौके पर बुलाया जाता है और बुलाने के बाद घर के हर एक हिस्से को डॉग स्क्वाड की मदद से ये देखा जाता है कि आखिरकार वाकई में यहाँ पर कत्ल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्या शरीर के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं या फिर नहीं हुए, या उसने मिक्सी मशीन में का सहारा लिया है या फिर नहीं लिया है, या फिर कुकर का सहारा लिया है या फिर नहीं लिया, क्या किसी मूसल से उस लाश को कूटा है या फिर नहीं कूटा है। इसके बाद पूरी पुलिस की टीम जाती है सीधा झील में, और झील में जो अपने आंखों से देखा तो पुलिस को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। झील का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और वो बताता है, ऐसा दावा करता है कि मैंने उन टुकड़ों को पीस कर जो हड्डियों का मिश्रण होता है वो पानी के बीचों बीच बहा दिया, और जो मीट था, जो इस महिला का मांस के जो टुकड़े थे उसको उबाले जो उसने हुए थे उसे अंदर बहा दिया, और उसमें काफ़ी तादाद में मछलियाँ भी थी। हो सकता है कि मछलियों ने उसे खा लिया हो, लेकिन पुलिस ने जब इस फोरेंसिक टीम ने यहाँ से सबूत जुटाने की कोशिश करी तो वो घर से भी खाली हाथ निकलते हैं और उस झील से भी वो खाली हाथ ही निकलते हैं। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस उससे फिर से सख्ती से पूछताछ करती है कि जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है या फिर झूठ है, तो वो कहता है कि जो मैंने कहा है वही सच है। लेकिन पुलिस को कई दिन बिताने के बाद भी, यानी कि 24 जनवरी 2025 तक भी पुलिस को कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगता है जिससे ये साबित हो सके कि उसने अपने पत्नी को कुछ इस तरीके से मारा है, इस तरीके से काटा है, उसके टुकड़े किए हैं, उसको पीटा है, उबाला है और कुकर के रास्ते से अपनी पत्नी को बाहर भेजा है। जब सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है तो सीसीटीवी कैमरे का जो मुंह होता है वो कुछ घर की तरफ होता है, लेकिन उसमें से वो पत्नी आराम से बाहर निकल भी सकती है अगर छुप के निकले तो, लेकिन अगर पत्नी अपनी मर्जी से निकलेगी तो वो छुप करके क्यों निकलेगी, और उसको अगर निकाला गया होगा तो वो छुप कर ही निकाला गया होगा। इसीलिए उसके घर से बाहर जाने के कई बार, अगर घर से बाहर आई है तो पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही जो कमिश्नर साहब होते हैं वो मीडिया को अपना ये बयान देते हैं और कहते हैं कि हमने जो इसके बयान सुने हैं, अभी इस बयान को हम पूरी तरीके से सच नहीं मान रहे हैं, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने की कोशिश की जा रही है इसमें कितना झूठ है और कितना सच है। लेकिन उस महिला की अगर लाश नहीं मिली, उस महिला से जुड़े हुए कोई सबूत नहीं मिले तो ये मामला अदालत में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, और मामला अदालत में अगर ज़्यादा दिन नहीं टिका तो ये भी एक कहानी ऐसी रहस्यमयी बन के रह जाएगी, क्योंकि पुलिस जो सबूत जुटाएगी, जो अदालत में सबूत पहुंचाएगी, और अदालत कभी दलीलों पर नहीं चलती, वो सबूतों पर, गवाहों पर चलती है, उसी के आधार पर चलती है। और यहाँ पे अगर महिला के साथ जो हुआ है, जो छोटे छोटे उसके टुकड़े किए गए हैं, जो शायद मछलियाँ खा गई हैं, या फिर वो महिला जिंदा है या फिर नहीं है, अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जैसे इस कहानी का अगला पार्ट आएगा, पार्ट के बारे में पता चलेगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि कोई इंसान कभी कभी, जैसे कि 17 साल तक इसने लगातार इंडियन आर्मी की सेवा करी, साथ फिलहाल ये डीआरजीओ में सुरक्षा कर्मी पर के विभाग पर ये काम कर रहा है, और उसके बावजूद भी इसका दिमाग कुछ इस तरीके से संतुलन बिगड़ जाता है, इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो उसने किया है वो वाकई में बड़ा ही अकल्पनीय है और बड़ा ही आश्चर्य है कि एक ऐसा काबिल आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए आदमी के बारे में वाकई में इसके आदमी के खोपड़ी के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कब इंसान का संतुलन बिगड़ सकता है, कब वो बड़े से बड़ा क्राइम कर बैठता है।
बहुत सारे ऐसे साधु संत होते हैं, पहले तो अच्छे साधु होते हैं, लेकिन बाद में कब उनका दिमाग का संतुलन बिगड़ता है और वो गलत मार्ग की तरफ चल देते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। हम तो कहीं ऐसे भारत में बहुत सारे साधु संत देखते हैं कि पहले जिन पर बहुत सारी सिद्धियां भी जिनको प्राप्त होती हैं, बहुत अच्छे साधु संत होते हैं, लेकिन उनका कब बीच रास्ते में जाकर के उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।